हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो हमारा 12th बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम क्या है बच्चों? माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीव। इसका नाम क्या है? सूक्ष्म जीव। किस में बच्चों? मानव कल्याण में। तो पूरा नाम होता है बच्चों मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये बच्चों हमारा 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हम किसमें? मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं। और आज ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे बच्चों कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, यानी कि इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सूक्ष्म जीवों का यूज करेंगे बच्चों। किसके रूप में? जैव नियंत्रण कारक के रूप में। यानी कि कोई फसल है, उसको यदि रोग लग जाता है, या कोई पादप हैं जिनको कोई परजीवी नुकसान पहुंचाता है, यानी पीड़क के रूप में काम करता है परजीवी, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव का यूज करेंगे। तो हम इसी में पढ़ने वाले बच्चों जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। चलिए बच्चों, हम इसकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम सबसे पहला हमारे पास पेज है कि पादप रोगों तथा पीड़कों। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, जो जैव नियंत्रण है उसकी परिभाषा आ रही है बच्चों। जैव नियंत्रण किसे कहते हैं? तो देखिए, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का उपयोग करना ही जैव नियंत्रण कहलाता है। यानी जैव वैज्ञानिक विधि वो है बच्चों जिससे हमें किसी कीट को मारने की जरूरत ना पड़े, या उसको समूल उन्मूलन का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता नहीं हो। वो क्या कहलाएगा बच्चों? वैज्ञानिक विधि कहलाएगी। तो पादप रोगों का और पीड़कों का। अब बच्चों पीड़क क्या है? पीड़क बच्चों जो पौधों को हानि पहुंचाते हैं, अब चाहे वो प्राणी हो, कोई जानवर हो, कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी हो बच्चों, जो पौधों को हानि पहुंचाते हैं, पौधों को नष्ट करते हैं, उन सबको हम सम्मिलित रूप से पीड़क कहेंगे, पेस्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो जो पादप रोगों और पीड़कों के नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे? जैव वैज्ञानिक विधि का यूज करेंगे, और इस विधि का यूज करना ही जैव नियंत्रण कहलाता है। यानी पादप रोगों के नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीवों का यूज करेंगे कुल मिलाकर, उसी को हम क्या कहेंगे? जैव नियंत्रण कहते हैं। आधुनिक समाज में पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए अनेक रसायनों का यूज किया जाता है। वर्तमान समय में हम क्या करते हैं? रोगों से बचाने के लिए, पौधों को रोगों से बचाने के लिए कई सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, कई सारे कीटनाशकों का यूज करते हैं, और कई सारे पीड़कनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे दुष्परिणाम निम्न है, जिसके हमारे सामने कई प्रकार के दुष्परिणाम सामने हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? हम तरह तरह के केमिकल्स का, पेस्टिसाइड का, फंजीसाइड का, इन सब का यूज कर रहे हैं हमारी खेतीबाड़ी में, और उससे जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं वो क्या है कि ये रसायन मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले और हानिकारक होते हैं। जितने भी हम केमिकल्स का यूज करते हैं बच्चों, ये हमारे लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए क्या है? विषैले और हानिकारक हैं। दूसरा, ये मृदा है, प्रदूषण करते हैं उसको, और भूमिगत जल का क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं। केमिकल्स वो हैं जो जहरीले भी हैं, और साथ ही साथ भूमि की प्रदूषण को कर रहे हैं, भूमि का प्रदूषण कर रहे हैं, और इसी के साथ ये भूमिगत जो जल है उसको भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये रसायन फलों, साग सब्जियों तथा फसलों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। भाई विषैले हैं तो इन सब पर क्या कर डालेंगे बच्चों? हानिकारक प्रभाव डालेंगे। खरपतवार नाशी जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। हम हमारे खेतों में खरपतवार नाश करने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जिन रसायनों का यूज करते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं खरपतवार नाशी। तो ये जो खरपतवार नाशी है बच्चों, ये मिट्टी में पाए जाने वाले उन सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करते हैं जो हमारी खेती के लिए, हमारी मिट्टी के लिए उपयोगी साबित होते थे। इनका क्या होता है बच्चों? जैव आवर्धन होता है। क्या होता है बच्चों? जैव आवर्धन होता है, जिसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं बच्चों? देखिए हमने लिखा है इसमें कि इनका जैव आवर्धन होता है। अब जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है बच्चों? जैव आवर्धन का मतलब होता है कोई रसायन है बच्चों, रसायन अपने जो, जैसे हमें माना कि कोई रसायन है वो यहाँ पौधों पर यूज किया गया है। ये क्या है बच्चों? ये पादप हैं।
जिन पर यूज किया गया है कोई रसायन, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूँगा DDT, किसको ले लिया, DDT को। अब इसको खाने वाले बच्चों, मान लीजिए हमने इसको खाने वाला जो प्राणी है वो है बच्चों हमारे पास टिड्डा। इसको किसने खाया बच्चों, इस टिड्डी ने इसका भक्षण किया है। अब टिड्डी ने खाया तो ये जो केमिकल था वो कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, टिड्डे में। ठीक, टिड्डे को मान लीजिए बच्चों किसी ने खाया, टिड्डे को हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों, छिपकली ने खाया, तो यही केमिकल कहाँ पहुँच गया है, अब DDT जो है वो छिपकली में। छिपकली को मान लीजिए अगले प्राणी ने खाया, और इस प्रकार अंत में यहाँ सर्वोच्च शिखर पर कौन आएगा बच्चों, मानव। अंत में जो केमिकल है बच्चों वो अल्टीमेट रूप से कहाँ पहुँचेगा, मानव के अंदर। तो मानव के अंदर यानी कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में, यानी जो हम भोजन का स्रोत की जो चेन है, खाद्य श्रृंखला है, उसमें जैसे जैसे हम एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर चलते हैं तो जो केमिकल है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती चली जाती है। ये जो मात्रा बढ़ती चलती जा रही है बच्चों, इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जैव आवर्धन। यानी उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में किसी हानिकारक रसायन की मात्रा में वृद्धि होना ही, उसके शरीर में रसायनों की अधिकता होना ही बच्चों क्या कहलाएगा, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। तो बच्चों ये क्या है, इसके सबके हानि है। क्या हो रहा है बच्चों, ये मानव के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए विषैले हैं, हानिकारक हैं, मृदा प्रदूषण करते हैं, भूमिगत जल का प्रदूषण करते हैं, फलों, साग सब्जियों, फसलों आदि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवारनाशी जो है वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, और इनका क्या हो जाता है बच्चों, जैव आवर्धन होता है। तो ये तो बच्चों इनके नुकसान हैं। क्या है ये, इनके नुकसान हैं। अगले पेज की तरफ चल रहे हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ हेडिंग है पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कैसे इन पीड़कों का नियंत्रण किया जाएगा और वैज्ञानिक तरीके से यानी कि जैव तरीके से जैव नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, किसका बच्चों, पीड़कों का और रोगों का। तो कृषि में रसायनों के प्रयोग की तुलना में पीड़क नियंत्रण की जैविक विधि जो है, जो कृषि में जो रसायनों के प्रयोग की तुलना में हम केमिकल का यूज करते हैं, उनके बजाय हम पीड़क नियंत्रण की जो जैविक विधि है बच्चों, वो प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। यानी कि जैव नियंत्रण करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनके प्राकृतिक परभक्षियों का यूज किया जाए। किसका, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, नेचुरल रूप से पाए जाने वाले परभक्षियों का यूज किया जाए। कैसे बच्चों, इसको उदाहरण द्वारा अभी समझेंगे हम। पीड़क कीटों का उन्मूलन नहीं किया जाता है। उन्मूलन का बच्चों मतलब होता है समूल नष्ट करना। उन्मूलन का मतलब क्या होता है बच्चों, समूल नष्ट करना। इसका मतलब है किसी भी जो पीड़क है उसको जड़ सहित, यानी उसका एक भी सदस्य जीवित ना छोड़ा जाए, इसको कहते हैं हम समूलन या उन्मूलन। तो पीड़क कीटों का उन्मूलन नहीं किया जाता है, बल्कि इनको नियंत्रित किया जाता है, और नियंत्रित करने के बाद जैव नियंत्रण में इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर पीड़क कीटों को नष्ट करने से, अगर पीड़क कीटों को नष्ट कर दिया जाए तो वे लाभकारी या लाभदायक परभक्षी और परजीवी कीट भी नष्ट हो जाएंगे जो इन पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। मान लीजिए ये ए है और ए को भोजन के रूप में ग्रहण करता है बच्चों, कौन, बी। ए है, ए को भोजन के रूप में कौन ग्रहण कर रहा है बच्चों, ये बी ग्रहण कर रहा है। तो ए को कर रहा है बच्चों कौन, बी। तो अब जैसे ही मान लीजिए हम ए को नष्ट करेंगे तो उस पर डिपेंड करने वाला जो बी है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, नष्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे ही हम ए को नष्ट करेंगे तो बी भी क्या हो जाएगा बच्चों, नष्ट हो जाएगा। तो इस उन्मूलन वाली विधि में इन जीवों को समूल नष्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इनको कुछ मात्रा में नष्ट करके और कुछ मात्रा में इनको बचा लिया जाता है, ताकि अगर इनका समूलन क्या हो गया, उन्मूलन हो गया, समूल उन्मूलन हो गया, तो ये जो बी प्राणी है वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक बच्चों, तो क्या किया जाता है, अब देखिए आगे जैव नियंत्रण के लाभ क्या हैं, ये आपको उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। जैव नियंत्रण के लाभ क्या है कि हम अभी देखा कि हम आजकल कृषि में क्या कर रहे हैं, हानिकारक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, विषाक्त रसायनों तथा पीड़कनाशकों पर हमारी निर्भरता घट जाएगी। अगर जैव नियंत्रण तकनीक अपनाई जाएगी, जैव तरीके से, जैविक तरीके से या वैज्ञानिक विधि का यूज किया जाएगा पीड़कों के नियंत्रण में, तो हमारी जो कृषि की निर्भरता है केमिकल्स पर, वो हमारी निर्भरता क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो विषाक्त रसायनों और पीड़कनाशकों पर हमारी निर्भरता घट जाएगी। पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पारितंत्र में देखिए बच्चों सभी सजीव और अजैव यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों घटक आते हैं, और दोनों घटकों पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो फिर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो उर्वरता कम हो रही थी, जल का प्रदूषण हो रहा था, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा था, ये प्रदूषण नहीं होंगे। तो देखिए अगला, पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलेगा और पीड़क कीटों का उन्मूलन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है बच्चों, पीड़क कीटों का उन्मूलन नहीं होगा, यानी उनको पूरी तरह से नष्ट धरती पर से नहीं किया जाएगा। ये इसकी विशेषताएं हैं बच्चों।
क्या है, ये जैव नियंत्रण के लाभ हैं या विशेषताएं हैं। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। हम अगले स्लाइड में हम ले रहे हैं बच्चों कि जो जैव नियंत्रण है उनके उदाहरण क्या क्या हैं बच्चों, जैव नियंत्रण के उदाहरण। और यहीं से प्रश्न आएगा बच्चों, आप 12th में हैं तो इसको यहाँ से याद करना आपके लिए अनिवार्य है कि जैव नियंत्रण के उदाहरण क्या हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला, जो लाल एवं काली धारी वाली भृंग है जिसे बीटल या लेडी बर्ड कहते हैं, एफिडों को यानी कि व्याध पतंग, अच्छा ये एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों। लाल और जो काली धारी वाली भृंग है, ये आपको लाल और काली जो धारी हैं वो कीड़ा नजर आ रहा होगा। ये कोई कीट है जिस पर लाल और काले रंग की क्या पाई जाती हैं बच्चों, धारियां पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं बीटल या लेडी बर्ड। इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम बीटल या लेडी बर्ड कहते हैं। आपने इसको अपने आसपास या किसी पेड़ पौधे पर देखा जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करता है, एफिडों को नष्ट करता है। अब ये जो है वो इन एफिडों को, जो तने पर जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं बच्चों, इनको कहते हैं एफिड। इनको क्या कहते हैं, एफिड। तो ये नेचुरल रूप से इसका भक्षण करेगा, यानी कि इसको क्या कर देगा, समाप्त। तो मुझे बताइए, जब ये इसको खाने वाला है तो क्या इसको मारने के लिए हम किसी केमिकल का यूज करें, नहीं करना पड़ेगा। तो ये सूक्ष्म जीवों का यूज करके, कुछ सजीवों का यूज करके हम दूसरे जानवरों को, दूसरे पीड़कों को नष्ट कर रहे हैं। यही तो वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें इसको लेकिन समूल नष्ट नहीं किया जाएगा, मतलब बिल्कुल नष्ट नहीं किया जाएगा। ठीक बच्चों, तो हमने पहला एग्जाम्पल क्या है कि जो लाल और काली धारी वाली जो बीटल है, भृंग है, लेडी बर्ड जिसे कहते हैं, ये क्या करता है, एफिडों का क्या करेगा, भक्षण करता है प्राकृतिक रूप से, यानी ये प्रकृति में ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है व्याध पतंग, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। बच्चों ये जो आपने फोटो देखा, ये जो फोटो है बच्चों, ये है व्याध पतंग यानी कि ड्रैगन फ्लाई। आपके आसपास बरसात के मौसम में ये खूब सारी संख्या में दिखाई देते हैं। और जो व्याध पतंग यानी कि ड्रैगन फ्लाई है, वो मच्छरों को नियंत्रित करने का काम करता है और मच्छरों को भक्षण करने का कार्य करता है। तो लाल और काली धारी वाली जो लेडी बर्ड है, ये किसका बच्चों, एफिडों का। और जो व्याध पतंग यानी कि ड्रैगन फ्लाई है, ये हमारे मच्छरों को नष्ट करके उनसे छुटकारा दिलाते हैं, जो कि पीड़क नाश करने की प्राकृतिक विधि है, जिसमें प्राकृतिक परभक्षियों का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर इसको नियंत्रित करना है, किसको बच्चों, इसका नाम क्या है, एफिड। इसका नाम क्या है बच्चों, एफिड। और पहला एफिड है और दूसरा हमने ले लिया बच्चों हमारे पास मच्छर। अगर इनकी संख्या ज़्यादा है हमारे आसपास, तो एफिड का नियंत्रण करने के लिए हम यूज करेंगे लेडी बर्ड का, इसका नियंत्रण करने के लिए इस लेडी बर्ड का। और मच्छरों का नियंत्रण करने के लिए व्याध पतंग का, या हम कहते हैं इसको बच्चों ड्रैगन फ्लाई का यूज करेंगे, क्योंकि ये इनके नेचुरल क्या है, परभक्षी हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक रूप से जो परभक्षण की क्रिया पाई जाती है, उसी क्रिया का यूज किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा उदाहरण है हमारे पास। पहला आपको याद हो गया होगा बच्चों, बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु, या जिसे हम बीटी जीवाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों, बीटी जीवाणु। बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो जीवाणु है का उपयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में किया जाता है। इस बीटी जीवाणु, जो बीटी जीवाणु है बच्चों, इसका यूज किसमें, बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है बच्चों, अभी आपको फोटो दिखाएंगे बच्चों। बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है, तितली का जो लार्वा अवस्था होती है, उसको खाने के, उसको नष्ट करने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। कैसे बच्चों, आइए आपको फोटो से समझाया जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये वो फोटो है, ये क्या है बच्चों, वो फोटो है जिसमें, ये किसका फोटो बच्चों, जो बटरफ्लाई है हमारी तितली है, उसकी लार्वा अवस्था का, उसके कैटरपिलर का क्या है बच्चों, ये फोटो है, जो आपको आपके गार्डन में आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक बच्चों, ये तितली का बटरफ्लाई है। अब देखिए कैसे, तो विधि में देखते हैं बच्चों। इस जीवाणु के जो बीजाणु हैं यानी स्पोर्स जो हैं, वो बाजार में सुगंधित थैली के रूप में मिलते हैं, जिन्हें पानी में मिलाकर इस मिश्रण को दोषयुक्त पादपों जैसे कि सरसों समूह यानी कि ब्रेसिका और फल वृक्षों पर छिड़का जाता है, जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली जाती हैं। मतलब ये कीट का लार्वा अवस्था है तितली की। ये क्या करती है बच्चों, फल वृक्षों पर, और दूसरा सरसों समूह के जो पौधे हैं, ब्रेसिका से संबंधित, जो ब्रेसिका जो कुल है हमारा, उससे संबंधित जो पौधे हैं, जैसे कि सरसों मान लीजिए खुद, तो और इसमें ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका रापा, ये सभी पौधे आते हैं। तो सरसों समूह के पौधे और फल वृक्ष जो हैं बच्चों, उन पर ये लार्वा अवस्था तितली की जो है वो इसका भक्षण करती है, इन पौधों को नष्ट करती है। तो इसको मारने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे बच्चों इस जीवाणु की बीजाणु, किसके बच्चों, बीटी जीवाणु। बीटी जीवाणु का नाम क्या है बच्चों पूरा, बैसिलस
थुरिंजिएंसिस, थुरिंजिएंसिस। ये जो जीवाणु है बच्चों, उसके बीजाणु बाजार में पैकेट में सुगंधित पैकेट के रूप में मिलते हैं। उस पैकेट में से हम लाएंगे, उस पैकेट में से जो बीजाणु हैं उनको पानी में घोलेंगे और पानी में घोलने के बाद बच्चों दोषयुक्त पादप जो हैं, जो सरसों का है, वृश्चिका कुल से संबंधित हैं या फिर जो फल वाले वृक्ष हैं उनकी पत्तियों पर छिड़क दिया जाता है। और जो उन पौधों की पत्तियों किन पर छिड़कना है, जिसकी पत्तियों पर ये लार्वा बैठा हुआ है यानी नुकसान कर रहा है। अब क्या करेगा बच्चों, लार्वा द्वारा खा लेने पर, यानी कि ये हमारा जो बीजाणु है वो है बच्चों ये, ठीक है, इसको हमने डाला तो लार्वा द्वारा खा लेने पर उसकी पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है। इसकी जो पाचन नली है बच्चों, इसमें टॉक्सिन का स्त्रवण होगा, टॉक्सिन यानी कि जहर का स्त्रवण होगा, टॉक्सिन निकलता है जिससे लार्वा की मृत्यु हो जाती है। परंतु यह अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब ये जो बीजाणु है केवल बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, अन्य प्राणियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हमने किसी केमिकल का यूज नहीं किया है बच्चों, दूसरे को नुकसान नहीं कर रहा है। ठीक, आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बैसिलस थुरिंजिएंसिस के टॉक्सिन जीनों को पादपों में पहुंचाया जा रहा है, जिससे ऐसे पादपों का निर्माण किया जा रहा है जो पीड़क प्रतिरोधी होते हैं। बच्चों इस लाइन के बारे में हम चर्चा 12th चैप्टर में अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा है कि इस जीवाणु, मान लीजिए ये जीवाणु है जिसका नाम क्या है, बीटी जीवाणु, जीवाणु है बच्चों यानी कि सजीव है। सजीव है तो इसके पास आपको पता है जीन होगा, जीन को हम कहते हैं बच्चों बीटी जीन, या फिर इस जीन को हम एक और नाम देते हैं क्राइजीन। क्या नाम देंगे बच्चों, क्राइजीन। आगे हम डिटेल में बात करेंगे फिर कभी। तो ये बीटी जीवाणु जो है उसमें कौन सा जीन है बच्चों, क्राइजीन। इस क्राइजीन को हम कहाँ डालते हैं बच्चों, पौधों में। कहाँ डाल देंगे बच्चों, पादप में डाल देंगे, पौधों में डाल देंगे। तो ये पादप जो बन के तैयार होगा बच्चों, इसको हम कहते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा। दोबारा इस लाइन को समझिएगा कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बैसिलस थुरिंजिएंसिस के टॉक्सिन जीनों को यानी कि जहर का निर्माण करने वाले जीनों को पादपों में पहुंचाया जा रहा है, जिससे ऐसे पादपों का निर्माण किया जा रहा है जो कि पीड़क प्रतिरोधी होंगे। मतलब जीन जो जहर बना रहा था उस जीन को ही अगर पौधे में डाल दिया जाए तो पौधा अब उस रोग के प्रति, उस पीड़क के प्रति खुद क्या कर लेगा, अपनी सुरक्षा कर लेगा। और ऐसे पादपों को हम क्या कहेंगे बच्चों, पीड़क प्रतिरोधी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोरोना का वायरस आया, कोरोना के वायरस मुझे संक्रमित करेगा, लेकिन अगर मेरे पास कोरोना का वैक्सीन पहले से लगा हुआ है तो अब मैं कोरोना से प्रभावित इतना नहीं होऊंगा। सेम कहावत यहाँ है, सेम कहानी है बच्चों। क्या है, क्या जीवाणु है, बीटी जीवाणु, उसके पास बीटी जीन है। उस जीन को अगर हम ऑलरेडी डाल दें किसमें, किसी पौधे में, तो वो पौधा कैसा हो जाएगा बच्चों, पीड़क प्रतिरोधी हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगले स्लाइड की हम बात करते हैं, अगले स्लाइड पर। अच्छा बच्चों, 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों। कौन कौन सा, पहले में हमने बात की थी बच्चों, पहला जो एग्जाम्पल लिया है वो जैव नियंत्रण का, उसमें हमने मच्छरों के नियंत्रण के लिए और एफिडों के नियंत्रण के लिए। पहले में किसकी बात करें बच्चों, एफिड और मच्छर का नियंत्रण। एफिड का नियंत्रण किसने किया बच्चों, लेडी बर्ड ने। और जो मच्छर था उसका किसने किया बच्चों, ड्रैगन फ्लाई ने। दूसरे में हमने किसकी बात की है बच्चों, बीटी जीवाणु। बीटी जीवाणु से जो बीजाणु प्राप्त होते हैं ये काम आ रहे हैं बच्चों किसके लिए, पौधों को प्रतिरोधकता प्रदान करने के लिए, पौधों को प्रतिरोधकता। और बीटी जीवाणु के जो बीजाणु किससे बचा रहे हैं बच्चों, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, इससे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं, इससे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, हम तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो ट्राइकोडर्मा। याद कीजिए बच्चों, ट्राइकोडर्मा आपको नाम याद आ गया होगा, ट्राइकोडर्मा आपको नाम याद आ गया होगा बच्चों। हमने एक जगह पढ़ा था, क्या नाम था बच्चों, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इसी चैप्टर में पॉलीस्पोरम। याद कीजिए बच्चों, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कवक है, इस कवक से हमने साइक्लोस्पोरिन ए नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की थी बच्चों। और इसका हमने किसमें यूज किया था बच्चों, इसका हम यूज करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में, इसका यूज हमने किया था, यानी कि प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में यूज किया था बच्चों। किसके रूप में, प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में इसका यूज किया था। तो वही यहाँ पर आया है बच्चों। ट्राइकोडर्मा एक मुक्त जीवी कवक है जो प्रकृति में
मुक्त रूप से पाया जाएगा। ठीक, इसका उपयोग अनेक पादप रोग जनकों की जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों आपको तो सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। प्रश्न आएगा कि नहीं 2 जैव नियंत्रण कारकों के उदाहरण दीजिए, तो आपको तो लिखना है सीधा सीधा वहां पर। क्या लिखना है बच्चों? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक कवक है। कैसा कवक है? मुक्तजीवी कवक है। इसका उपयोग भी पादप रोगों के नियंत्रण में या पादप रोगजनकों के नियंत्रण में, जैव नियंत्रण में किया जाता है। ठीक बच्चों, अगला इसी प्रकार बैक्यूलोवायरसेस जो हैं, कौन से वायरस बच्चों? बैक्यूलोवायरसेस जो हैं वो ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों को और संधिपादों को बच्चों हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा बच्चों सबसे बड़ा संघ, 11th में हमने पढ़ा है बच्चों, सबसे बड़ा संघ है जिसमें कि कीट शामिल हैं। उन कीटों को कहाँ शामिल करते हैं? आर्थ्रोपोडा में, और ये सबसे बड़ा संघ है। हम 11th में बात करते हैं। तो ये जो बैक्यूलोवायरसेस हैं, कैसे वायरस हैं बच्चों? बैक्यूलोवायरस जो हैं वो इन कुछ कीटों को और संधिपादों यानी कि ऐसे कीड़े मकोड़े जिनके पैर जो हैं वो संधि युक्त होते हैं, उन कीटों पर हमला करते हैं। तो अब क्या करें? इनका उपयोग भी जैव नियंत्रण कारक के रूप में किया जाता है। और ये जो बैक्यूलोवायरसेस हैं बच्चों किस संघ से या किस वंश से संबंधित हैं? तो ये न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस वायरस वंश से संबंधित हैं। किससे? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोसिस जो वंश है वायरसों का, उस वंश से संबंधित हैं। तो आपको तो ये याद रखना बच्चों, बैक्यूलोवायरसेस हैं वो कीटों को और संधिपाद जो कीट हैं, संधि वाले जिनके पैर होते हैं जॉइंट वाले, उनको हमला करते हैं। तो उनका यूज भी हम किसके रूप में कर सकते हैं? जैव नियंत्रण कारक के रूप में। अब इनके क्या क्या लाभ हैं बच्चों? इस बैक्यूलोवायरसेस के क्या लाभ हैं? ये विषाणु पहली सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशक उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ये जो विषाणु है बच्चों, ये वायरस जो हैं वो सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशक उपचारों के लिए क्या करेंगे? अति उत्तम माने गए हैं, जो प्रजाति विशिष्ट होते हैं और जिनका अन्य जीवों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि इनका केवल, अब देखिए बच्चों, जो स्पेक्ट्रम के आधार पर हम जीवों को बांट रहे हैं बच्चों, ये जो कीटनाशक है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ब्रॉड यानी कि चौड़े, और एक होते हैं नैरो यानी कि संकरे। 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम चलते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? 2। तो ये संकरे वाले जो स्पेक्ट्रम है, मतलब ऐसे जीवाणु जिन पर, ऐसे जीवाणु या ऐसे कीटनाशक जिनका प्रभाव केवल कुछ समय तक सीमित होता है, कुछ वंशों पर सीमित होता है, मारने का प्रभाव जो है वो केवल कुछ वंशों पर सीमित होता है, तो उनके लिए ये क्या करते हैं बच्चों? अति उत्तम माने गए हैं। तो ये जो वायरसेस हैं सक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशक उपचारों के लिए, अगर हमें केवल कुछ कीटनाशकों के रूप में यूज करना है, उनके लिए अति उत्तम माने गए हैं। और ये जो है वो प्रजाति विशिष्ट होते हैं और जिनका अन्य जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप पादपों पर देख लीजिए, स्तनधारी पर देख लीजिए, पक्षियों पर या मछलियों आदि प्राणियों पर आप देख सकते हैं, ये प्रजाति विशिष्ट हैं, इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल कीटनाशक के रूप में काम आएंगे बच्चों। दूसरा, यह लाभदायक कीटों के संरक्षण के लिए उपयोगी है। यानी कि अभी हमने बात की थी, जिसको नुकसान पहुंचाना है उसको तो नुकसान पहुंचाएगा, उसको नष्ट करेगा, लेकिन जिनको हमें लाभदायी है जो हमारे लिए, उनको ये क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। और तीसरा, यहाँ पर मैंने पेन कलर चेंज करके लिखा है समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम। समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम का मतलब है बच्चों ऐसा कार्यक्रम जिसमें कई सारे दवाइयों का, जैसे कीटनाशक है, फंजीसाइड है यानी कि कवकनाशी है, शैवालों को मारने वाली के लिए है। शैवालों के अलावा हम क्या मार सकते हैं बच्चों? घास फूस यानी कि खरपतवार जो नाशी है उनका यूज कर सकते हैं। तो समाकलित पीड़क प्रबंधन मतलब विभिन्न सारे केमिकलों का यूज एक साथ किया जाए, तो उसमें लाभकारी कीटों के संरक्षण में विशेष रूप से लाभकारी है। कहाँ पर बच्चों? समाकलित पीड़क प्रबंधन कार्यक्रम में जो लाभकारी कीट हैं उनके संरक्षण में विशेष रूप से लाभकारी है। तो बच्चों आपको 4 एग्जाम्पल हैं बच्चों, 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपको याद करनी है जैव जो नियंत्रण है उसमें। पहला हमने लिखा था बच्चों एफिडों के बारे में। किसके? एफिड। एफिड के अलावा हमने बात की थी इसी में बच्चों, एफिड का नियंत्रण तो किससे किया था बच्चों? हमने किया था लेडी बर्ड से। किससे किया था बच्चों? लेडी बर्ड से। इसी प्रकार हमारे पास जो कैटरपिलर आया उसका नियंत्रण किया बच्चों, मच्छरों का नियंत्रण किया। तीसरे एग्जाम्पल में हमने देखा ट्राइकोडर्मा जो पॉलीस्पोरम नामक जो कवक वगैरह हैं उनका यूज भी इसी में किया जाता है। और बैक्यूलोवायरसेस जो हैं, बैक्यूलोवायरसेस कीट और जो हमारे पास संधि युक्त कीट हैं जिनके पैरों में संधियाँ पाई जाती हैं, जॉइंट पाई जाती हैं, उनके नियंत्रण के काम आते हैं। और आपको एक ये नाम याद करना बच्चों,
न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस समूह से या वंश से संबंधित हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जैव नियंत्रण कारक के बारे में यूज किया है। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार यूज किया जाए। बच्चों अब इस चैप्टर का अंत होने वाला है, सिर्फ एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हम इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे बच्चों, वहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।